जहां मध्य प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी कि 17 नवंबर को कल मतदान होगा और प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव पड़ेंगे, जहां 5 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और मतदाताओं के हाथों कल प्रदेश का भविष्य रहने वाला है। तो कल आखिरकार जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया, जब कल 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होगा, वोटिंग होगी और प्रदेश की जनता अपनी सरकार तय करेगी, यानी कि अपनी नई सरकार चुनेगी। आपको बता दें 5 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सभी प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देंगे। तो कल आपको बता दें 17 नवंबर को मतदान होना है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी और ऐसे में प्रदेश में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने चुनी हुई सरकार को ईवीएम में कैद करेंगे। 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी। और मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा, यानी कल मतदान होगा। इसके लिए 64,523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 103 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसी के साथ 464 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। और ये जो मतदान केंद्र है, इस मतदान केंद्र से संबंधी जानकारी हो या फिर अन्य कोई सूचना देनी हो तो कुछ दूर निकलकर ही यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी यहाँ पर। और इस इलाकों में मतलब जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं होगी, जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेंगे, वहाँ पर संदेश वाहक भी तैनात किए गए हैं जो यहाँ की जानकारी देंगे। तो प्रति 2 घंटे पर मतदान प्रतिशत की जानकारी ये संदेश वाहक देंगे। तो मध्य प्रदेश में कल लोकतंत्र का महापर्व है, जहां पर सभी 230 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, मतदान डाले जाएंगे और इसको लेकर जो मतदान केंद्र है वो भी बनाए गए हैं। 64,523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 103 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 464 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है, जहां पर जो नेटवर्क के जो सिग्नल है वो नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे में संदेश वाहक यहाँ पर तैनात किए जाएंगे जो हर 2 घंटे में इन बूथों की जानकारी देंगे कि कितने प्रतिशत यहाँ पर मतदान हुआ है, मतदान को लेकर फिलहाल क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, ये सभी जानकारियाँ वो हर 2 घंटे में मुहैया कराएंगे। तो कल मध्य प्रदेश में आखिरकार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी नई सरकार चुनेंगे। अब आपको अगर मतदाताओं की संख्या को लेकर अगर बताएं तो मध्य प्रदेश में कुल मतदाता 5 करोड़ 60 लाख 60,925 है, जिनमें पुरुष मतदाता 2 करोड़ 88 लाख जबकि महिला मतदाता 2 करोड़ 72 लाख हैं। आपको बता दें थर्ड जेंडर मतदाता 1,373 मध्य प्रदेश में है, जबकि महिला और पुरुष मतदाता की संख्या लगभग बराबर के आसपास है। कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 60 लाख जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख और महिला मतदाता 2 करोड़ 72 लाख है, यानी कि लगभग पुरुष और महिला मतदाता की संख्या बराबर है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता व्यवस्था की गई है। जितने भी केंद्र बनाए गए हैं उनमें पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 64,000 से ज्यादा मतदान केंद्र मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। और चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि कल चुनाव होना है, मतदान होना है और संभाग को लेकर संभाग स्तरीय क्या कुछ सियासी समीकरण है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ मनोज राठौर जुड़े हुए हैं, तो भारत पाटिल हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। ग्वालियर चंबल का सियासी समीकरण समझाने के लिए हमारे साथ प्रहलाद सेन है,
है। तो इधर महाकौशल का सियासी समीकरण हमें विस्तार से समझाने के लिए प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी प्रतीक आपका, महाकौशल की अगर हम बात करें तो आदिवासी बाहुल्य अंचल है यहाँ पर और आदिवासी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ पर कांग्रेस का जनाधार है, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है महाकौशल को। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर इस बार के इलेक्शन में ये देखी जा रही है, यहाँ पर बागी और त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रतीक। हाँ देखिए, बिल्कुल अगर महाकौशल का जिक्र हम करें तो 8 जिले इसमें आते हैं और 38 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। और 2018 इलेक्शंस में हमने देखा था कि मैंडेट जो था, जो महाकौशल का हमेशा बीजेपी के साथ रहा, वो खिसक के कांग्रेस के पास चला गया था और बहुमत आज की डेट में अगर हम कहा जाए तो 24 सीटों के साथ कांग्रेस के पास है। बहरहाल इस बार हमने देखा है कि कई कद्दावर चेहरों को मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से हैं, लोकसभा में मुख्य सचेतक सांसद राकेश सिंह जो कि पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जबलपुर से मैदान पर हैं। तो ये 3 बड़े चेहरे तो विधायकी का चुनाव लड़ ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बालाघाट की ओर अगर हम देखें तो गौरीशंकर बिसेन वो भी मैदान में उतर गए हैं। लाजमी ये बीजेपी का समीकरण रहा। वहीं कांग्रेस से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा चेहरा कमलनाथ जो कि पीसीसी के चीफ भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो छिंदवाड़ा से मैदान पर हैं। उनके अलावा एलपी प्रजापति जिनका पहले टिकट कटा था, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन फिर इन्हें टिकट मिला तो समीकरण वहां भी है। पूर्व वित्त मंत्री अगर बात करें तरुण भानोट, पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया, तो ऐसे तमाम जितने बड़े चेहरे हैं वो महाकौशल से आते हैं जो चुनावी मैदान में है। तो समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद रोचक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो चुनाव जीतेगा उसका कैरियर तो कहीं ना कहीं बेहद आगे बढ़ेगा, लेकिन जो हारेगा उसके कैरियर पर एक बड़ा फुल स्टॉप भी लग सकता है। बहरहाल ये भविष्य तय करेगा जब 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। लेकिन लाजमी है, महाकौशल हमेशा से ही सूबे की सियासत में केंद्र बिंदु रहा है और ये अमूमन कहा जाता है कि आदिवासी बहुल सीटों के साथ साथ जिसने महाकौशल जीता उसने प्रदेश की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया है। ये इतिहास भी कहता है। और अगर महाकौशल आपके हाथ से चूका तो सत्ता भी कहीं ना कहीं गंवानी पड़ी है। ये इतिहास अब तक कहीं ना कहीं इस बात का गवाह रहा है। तो इस बार 2023 के सियासी संग्राम में महाकौशल किसके साथ जाएगा, वापस मैंडेट पाने के लिए बीजेपी तमाम प्रयास अपने कर चुकी है। हमने देखा था कि खुद पीएम मोदी हो या अमित शाह हो, तमाम जितने भी बड़े नेताओं का दौरा रहा है वो आदिवासी चेहरों के इर्द गिर्द घूमते हुए शुरुआत ही उनसे हुई है। चाहे रानी दुर्गावती हम ले लें, चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह ले लें, तो इन तमाम जितने भी आदिवासी जननायक रहे हैं उन्हें पहले नमन किया गया। कहीं ना कहीं तमाम दिग्गज अब जबलपुर पहुंच तो चुके हैं और अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन जनता तय करेगी कि अपना समर्थन जनता को किसे देना है और 3 दिसंबर को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बने रहिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। चूंकि ग्वालियर से प्रहलाद सेन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर की यदि बात करें तो ग्वालियर चुनावी लिहाज से काफी गर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कई बड़े दिग्गज इस इलाके से आते हैं और ग्वालियर पर ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हमने देखी, रैलियां देखी। लेकिन बात जनता की करें, चूंकि जनता निर्णायक भूमिका में है, क्या लगता है जनता किसे चुनेगी? चूंकि इस 2018 के बाद जो समीकरण बने थे कि जनता ने जिसे चुना था, फिर तस्वीर बदली 2020 के बाद में सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई। अब ऐसे में जनता इस बार क्या लगता है कि क्या पुराने समर्थकों के साथ जाएगी या फिर अपना मूड बदलेगी? है वो दोनों दलों के लिए बेहद खास है, चाहे बीजेपी की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले। लेकिन इस बार हैरानी की बात ये है कि यहाँ पर जो हाथी है यानी बहुजन समाज पार्टी, वो भी यहाँ पर काफी हद तक बेहतर ढंग से चुनाव लड़ा है। और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से जमावट की है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल के जो चुनावी नतीजे हैं बहुत हद तक कास्ट बेस्ड रहते हैं। यही वजह है कि जो प्रत्याशी हैं दोनों दलों ने, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो कास्ट बेस पर ही जातिगत समीकरणों को देखते ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। जहां तक 2018 की बात करें तो 2018 में यहाँ कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें मिली थी और उसके बाद जो तस्वीर हम सबके जहन में है कि 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी। कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो कांग्रेस को अधिक सीटें मिली थी उसका फायदा सीधे तौर पर मिला था। लेकिन अब जब 2023 का मुकाबला है तो ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पर हर वो हथकंडा अपनाया है, हर वो सियासी चाल चली है जिससे कि जो बहुमत का जो आंकड़ा है, यहाँ जो 34 सीटें हैं उसमें अधिक से अधिक सीटें बीजेपी की थे। दिग्गज यहाँ चुनाव मैदान में है। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले की दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है।
दतिया से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव मैदान में है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव मैदान में है। यहाँ अगर बिल्कुल बात करें प्रहलाद, बड़े चेहरे चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र का जो सियासी समीकरण है उसको भी हम विस्तार से समझेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम रुख करते हैं मालवा निवाड़ अंचल के। वहां का क्या कुछ सियासी समीकरण इस बार कह रहा है, वहां की जनता क्या कह रही है, इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। भारत पाटिल हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। भारत, अगर हम मालवा निवाड़ अंचल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2013 की अगर हम स्थिति की बात करें, पिछले दो चुनावों की अगर हम बात करें 2013 और 2018, 2013 में यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिली थी और कांग्रेस यहाँ पर मात्र 9 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन 2018 के अगर चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त बनाई थी और जो बीजेपी का कहीं ना कहीं जनाधार था वो यहाँ पर कमजोर हुआ था। और अब अगर हम 2023 की बात करते हैं तो क्या कुछ स्थिति यहां पर दिखाई देती है? देखिए, मध्य प्रदेश के सत्ता की सियासत की अगर चाबी है तो उस चाबी को पाने वाले के लिए मालवा निमाड़ एक सबसे अहम सीटें, ये 66 सीटें हैं और इसमें दोनों ही पार्टी के जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपने जितने वरिष्ठ और बड़े नेता है, हम देख रहे हैं केंद्र मंत्री चाहे वो अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। 2018 के जो परिणाम बीजेपी के सामने आए थे वो काफी चौंकाने वाले थे और बीजेपी कहीं ना कहीं ये मानती थी कि उन्होंने जो है इस चुनाव को काफी हल्के में लिया था। लेकिन इस बार बीजेपी की तैयारी भी मालवा निमाड़ में काफी जो है देखने को मिली। जमीनी स्तर पर जितने प्रत्याशी और स्टार प्रचारक थे वो तमाम इस चुनाव में शिरकत करते और मालवा निमाड़ में देखे गए। ये आदिवासी इलाका है हमारे मालवा निमाड़ का और सबसे अहम है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 28.7% प्रतिशत वोटर्स जो है प्रतिशत आंकड़ों में वो मालवा निमाड़ से आते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण सीट है। लेकिन हम दोनों ही पार्टी को देखते आ रहे थे कि दोनों ही पार्टी के जो राजनेता है उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं किए गए हैं। जितने प्रत्याशियों में से अगर देखा जाए तो लगभग उन पुराने विधायकों को, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्होंने मौका दिया। लेकिन इस बार जो अंतर्घात या जो बगावत के सुर है वो दोनों ही पार्टियों में नजर आए थे। हम चाहे बात की जाए तो आसपास के ग्रामीण इलाकों में बगावत के सुर लगातार नजर आ रहे थे। कई कुछ जो अपनी राजनीतिक पार्टियों दलों से टिकट ना मिलने को नाराज होकर के और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दोनों ही पार्टियों का बड़ा खामियाजा उन निर्दलीय प्रत्याशियों का उठाना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मालवा निमाड़ सीट में अगर सबसे हाई प्रोफाइल सीट की बात की जाए तो वो इंदौर, जो कि आर्थिक रूप से राजधानी, और यहाँ पर क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया प्रत्याशी के रूप में, वो मैदान में, उसके अलावा इन 66 सीटों की जिम्मेदारी भी उन्होंने जो संगठन से उठाई है और संगठन को ये कहा है कि पिछली बार की तरह इस बार जो है अब बीजेपी की जो सीटें हैं उसकी वो बढ़ोतरी करते हुए दिखाएंगे और मालवा निमाड़ की अधिक से अधिक सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में लाएंगे। लेकिन अब जनता का क्या जनादेश होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब बहुत इंतजार नहीं है। भारत, अब जनता का क्या मूड है और जनता अपना समर्थन किसे देगी ये वक्त बताएगा। बने रहेगा, अब आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। मनोज, आपके रुख करना चाहूंगी, अगर भोपाल की बात करें तो कई सारी सीटें देखिए भोपाल में ऐसी हैं जहां पर कहीं ना कहीं परिवार में लड़ाई छिड़ी है, तो कहीं टिकट को लेकर अंदरूनी कलह पार्टियों के भीतर देखी जा रही है। अब ऐसे में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को इसका कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा? नैन्सी, बिल्कुल भोपाल सीट पे इसी तरीके के समीकरण उत्तर विधानसभा में बन रहा है। लेकिन यदि भोपाल संभाग की बात करें तो पूरे संभाग में 2013 की तुलना में 2018 में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी। 4 सीटों की जो बढ़त थी उसके साथ 2023 के समीकरण भी मौजूदा स्थिति को देखते हुए बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल की 7 सीटों पर 3 पर कांग्रेस थी, लेकिन अभी मौजूदा समीकरण कांग्रेस के पाले में नजर आ रहा है। हालांकि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि 2018 में 16 सीटें जो थी वो भोपाल संभाग की बीजेपी के पास थी और बाकी जो 9 सीटें थी वो कांग्रेस के पास थी। लेकिन उपचुनाव के बाद जो रायसेन जिले की जो सांची सीट थी वहाँ पे परिवर्तन हुआ और प्रभुराम चौधरी कांग्रेस की तरफ से जब जीते थे 2018 में, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के पाले में 1 सीट और बढ़ गई। यानी 2018 के समीकरण उपचुनाव के बाद 1 सीट के साथ जो थे वो 16 के अलावा 17 जो सीटें थी वो बीजेपी को मिली और 8 सीटें जो है कांग्रेस के पास रह गई। रायसेन जिले की बात करें तो वहाँ पर भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी
उनकी साख कहीं ना कहीं दांव पे लगी है, क्योंकि पिछले उपचुनाव में काफ़ी भारी बहुमत से वो चुनाव को जीते थे उपचुनाव, लेकिन इस बार के समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन पूरे भोपाल संभाग में जो हारी हुई सीटें बीजेपी की थी, वहाँ पर फिर से बीजेपी ने पुराने चेहरों को मौका दिया और कुछ सीटों पर टिकट काटे भी गए हैं। तो ऐसे में जो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गति थी 2013 के बाद 2018 में 4 सीटें बढ़ी थी, हालांकि एक सीट बाद में उन्हें गंवाना पड़ी थी उपचुनाव में, तो वो गति कांग्रेस बढ़ाने में कामयाब हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि समीकरण कांग्रेस बता रही है कि उसके पक्ष में, लेकिन बीजेपी का यहाँ पर दावा है कि जो तमाम समीकरण मौजूदा स्थिति में बन रहा है, क्योंकि बिल्कुल देखिए मनोज, कहीं ना कहीं दावे तो पार्टियां कर ही रही हैं और जीत के जो दावे हैं, वादे हैं, उन्हीं के साथ में पार्टियां अब लगातार लगी हुई हैं, अचल हैं कि इस बार वे जीतेंगे। लेकिन जनता तय करेगी कि आखिर जनता अपना समर्थन किसे देगी और किसे सरकार के रूप में चुनती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए।